नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण और नया चैप्टर अपने पास है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप, है ना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आइए चलते हैं। नंबर 1, है ना, पहली बात, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसका निर्धारण जो होता है ना, वो होता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो अरावली प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या करती है, अलग करती है। बात करते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की, तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। राज्य के 61% 61% भूभाग पर किसका विस्तार है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और राज्य की कुल जनसंख्या का 40% 40% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 640 किलोमीटर क्या है इसकी, ये लंबाई है 640 किलोमीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम वो है 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर चौड़ाई में और 640 किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। राज्य के कुल 12 जिले, है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। बात करें उन जिलों की तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली। तो ये प्रमुख जो जिले हैं इनमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। सामान्य ढाल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल जो है पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है, मतलब घग्गर नदी जो है वो बहती है, वो इधर से बहती हुई है, कभी कभी पाकिस्तान तक इसका पानी जाता है। और यही बात करें अपन कि लूनी नदी की, तो लूनी नदी भी दक्षिण की ओर बहती हुई ना, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रन में गिरती है। किसी भी स्थान का जो ढाल है वो कैसे बताएंगे अपन कि उस क्षेत्र में पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह किस तरफ हो रहा है, उससे अपन ढाल का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य ढाल हो गया पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब औसत ऊंचाई की बात करें तो इस पूरे मरुस्थलीय प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है ना। कितनी है, 200 से 300 मीटर। लूनी जो है इस मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, उसके अलावा जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें मुख्य चीज़ है बालू का स्तूप, है ना। बालू का स्तूप का मतलब जो रेत के टीले हैं, बड़े बड़े टीले, है ना, वो बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालू का स्तूप जो बनते हैं वो कब बनते हैं, मुख्यतः ग्रीष्म काल में बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बालू का स्तूप कब बनता है, तो ग्रीष्म काल में, या यूँ कहें महीना अगर पूछा जाए तो महीना क्या बताएंगे अपन, मार्च से लेकर के जुलाई के मध्य, मार्च से जुलाई के मध्य ग्रीष्म काल होता है। ठीक है, जुलाई लास्ट तक भी आता है कभी कभी मानसून, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अंत में मानसून पहुंचता है। ठीक है, तो बालू का स्तूप के बनने की क्रिया जो है मार्च से जुलाई के मध्य है ना, यानी कौन से काल में, ग्रीष्म काल में। अब बालू का स्तूप के प्रकार की बात करें तो 2-3 प्रकार महत्वपूर्ण हैं जो अपने को याद रखने हैं। पहला प्रकार है पवनानुवर्ती या रेखीय, लीनियर, है ना। एक रेखा के रूप में जब बालू का स्तूप बनते हैं, एक पूरी लाइन बन जाती है ना रेखा के रूप में, तो उसको रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। ये पवन की दिशा के अनुरूप होते हैं, मतलब जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में ये बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है, और कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे आंतरिक प्रवाह की मेंढा नदी जो सांभर झील में गिरती है, लूणी नदी जो कच्छ के रन में गिरती है ना। ये केवल मेंढा जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। मेंढा, लूणी और जवाई, इन नदियों के किनारों पर इस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, अब बात करें अपन दूसरे प्रकार की, तो वो है बरखान। बरखान बालू का स्तूप जो होता है वो अर्धचंद्राकार होते हैं, इस प्रकार से, है ना, आधे चांद्र के आकार के। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, भालेरी चूरू। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बरखान जो है वो कहाँ मिलते हैं। भालेरी चूरू
चूरू डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर में मिलते हैं। सीकर की मेंढा घाटी है ना, सीकर की जो मेंढा घाटी है उसमें ये बरखान मिलते हैं। करणी माता है ना, बीकानेर। ओसियां जोधपुर और बाड़मेर, ओसियां जोधपुर में है और बाड़मेर में ये बालूका स्तूप मिलते हैं। कौन से? बरखान। ठीक है, इस प्रकार का आकार होता है। बीच में जो इनकी ऊंचाई जो है वो सर्वाधिक होती है और चंद्रमा के आधे चंद्रमा के का इनका आकार होता है। तीसरे प्रकार की बात करें तो वो है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। कौन से? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। इनका निर्माण जो है लंबे समय तक अगर मंद हवा चल रही है, ठीक है, तो पवनों के समकोण पर, है ना, पवन चल रही है, ये पवन चल रही है, इसके समकोण पर इस प्रकार से अगर बालूका स्तूप बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, है ना। पवन चल रही है उसके क्रॉस में, मतलब समकोण पर अगर कोई बालूका स्तूप बनते हैं तो वो कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, है ना। ये कहाँ मिलते हैं? भारत पाकिस्तान की सीमा, है ना, इंडियन भारत पाक सीमा पर ये मिलते हैं। पुंगल बीकानेर में ये मिलते हैं, ठीक है, और शेखावटी प्रदेश में भी अनुप्रस्थ बालूका स्तूप पाए जाते हैं। चलिए आगे, है ना। अब अपन बात करें, ये तो बात होगी सामान्य रूप में। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अपन ने दो भागों में बांटा था, आपको याद होगा कि नंबर 1 पूर्णतः शुष्क मरुस्थल, पूर्णतः शुष्क मरुस्थल और बांगड़ प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये दोनों प्रकार है ना। पूर्णतः शुष्क मरुस्थल जो है ये प्रकार है ना, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है, पूर्णतः शुष्क मरुस्थल। ठीक है, दूसरा जो प्रदेश है, महत्वपूर्ण प्रदेश है, वो है 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है इनके बीच वाला प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है बांगड़ प्रदेश, राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी क्या है? लूनी है। लूनी और इसकी सहायक नदियों से नदियाँ इस प्रदेश में विद्यमान हैं। ठीक है, लूनी बेसिन जो है वो किन किन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर, इन जिलों में लूनी बेसिन जो है ना, लूनी नदी जो नागपाड़ से निकल रही है इस प्रकार से बहती हुई जो है ना कच्छ करण की तरफ जाती है। तो ये इसका जो बेसिन है ना, वो इन जिलों में पाया जाता है, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर में। लूनी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है ना, इसकी पूर्वी सीमा जो है वो अरावली की पश्चिमी सीमा और लूनी की क्या है? पूर्वी सीमा है ना। अजमेर जो है, नागपाड़ से लूनी निकल रही है तो अजमेर पूर्वी सीमा पर है। ठीक है, फिर बात करें अपन राजसमंद में, भीम जो है वो पूर्वी सीमा पर है, देवगढ़ पूर्वी सीमा पर है ना। अजमेर, भीम, देवगढ़ और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पूर्वी सीमा पर है ना। कुंभलगढ़ का जो किला है मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नंबर 1 लूनी बेसिन है ना, लूनी बेसिन हो गया। दूसरा शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश ये वाला। ठीक है, शेखावटी प्रदेश जो है वो आंतरिक है ना जल प्रवाह प्रणाली का उत्तम उदाहरण है ना। इस प्रदेश में क्या है? आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आंतरिक जल प्रवाह पाया जाता है शेखावटी प्रदेश में, है ना। सांबर जो झील है वो आंतरिक प्रवाह का सर्वोत्तम उदाहरण है। सांबर झील में बहुत सारी नदियाँ जैसे मेंढा है, रूपनगढ़ है ना, खारी है, ये नदियाँ किस में गिरती है? सांबर झील में गिरती है ना। सांबर जो है खारे पानी की झील है। ठीक है, और जयपुर जिले में, कहाँ पर है? जयपुर जिले में। तो ये नदियाँ मेंढा, रूपनगढ़ दोनों उत्तर की ओर से बहती हुई सांबर झील में गिरती है। एक खारी नदी भी सांबर झील में गिरती है। जोहड़ और नाडा है ना, जोहड़ और नाडा किसको कहेंगे? शेखावटी प्रदेश में कहा जाता है कच्चे व पक्के कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ और नाडा। जोहड़ मतलब कच्चे कुएं, नाडा मतलब पक्के कुएं। सरोवर, सरोवर क्या है कि जो दो रेत के टीले हैं बड़े, है ना, बालूका स्तूपों के मध्य जब पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं, है ना, बालूका स्तूपों के मध्य एकत्रित पानी क्या कहलाता है? सर कहलाता है। जैसे जसू सर, मलसी सर, है ना, इस प्रकार के उदाहरण वहाँ पर मिलते हैं। तो क्या होता है? ये सैंड ड्यून्स के बीच में जब पानी एकत्रित हो जाता है
तो सर बन जाता है ना। उदाहरण क्या है, जैसे जसू सर, मनसी सर, इस प्रकार से 4-5 उदाहरण देखने को मिलेंगे। तीसरे प्रदेश की बात करें बांगड़ प्रदेश में ही, तो वो है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि ये है ना, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि जो है दूसरे प्रदेश की तुलना में वैसे 200 से 300 मीटर ऊंचाई है इसकी एवरेज, लेकिन नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई जो है थोड़ी सी ज़्यादा, इससे 300 से 500 मीटर पाई जाती है ना। पर्वतसर और कुचामन जिले भी हैं, है ना। पर्वतसर और कुचामन को छोड़ करके बाकी जगह पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, एक जैसा प्लेन है, थोड़ा सा मीन सी लेवल है ना, समुद्र तल से थोड़ी ऊंचाई क्या होती है, बाकी मरुस्थलीय क्षेत्र से ये नागौर उच्च भूमि की अधिक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम क्लोराइड की अधिकता इस क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर में सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, NaCl है ना। नेक्स्ट और लास्ट है गग्गर मैदान। गग्गर मैदान नाम से स्पष्ट है कि गग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है, गग्गर का मैदान है ना। प्राचीन समय में गग्गर, सतलज और वैदिक सरस्वती, ये तीनों नदियों की जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है गग्गर के मैदान का, गग्गर, सतलज और वैदिक सरस्वती की जलोढ़ मिट्टी से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अत्यंत उपजाऊ मैदान है, अगर पानी की उपलब्धता हो तो ये बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादन यहाँ पर मिलता है। अपने को ध्यान में भी है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ आज की तारीख में अन्य जिलों से काफ़ी आगे हैं, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ले लो, है ना, फ्रूट प्रोडक्शन में ले लो, किसी में भी ले लीजिए, ये बहुत आगे है क्योंकि मिट्टी कैसी है यहाँ की, उपजाऊ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन नाली। नाली क्या है, तो गग्गर नदी का जो पार्ट है ना, गग्गर नदी के किनारे वो क्या कहलाते हैं, नाली कहलाते हैं। कहाँ कहलाते हैं, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी बहती है, तो इसके जो किनारे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, नाली कहलाते हैं, है ना, इनको नाली कहते हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट गंग नहर IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, IGNP, गंग नहर IGNP और भाखड़ा नांगल से यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और इसलिए इस क्षेत्र का क्या हुआ है, कायाकल्प हुआ है, कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। नेक्स्ट, पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो एक प्रमुख समस्या क्या है, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या भी यहाँ उत्पन्न हुई है ना। मिट्टी में, मृदा में क्षारीयता की समस्या भी बढ़ी है। ठीक है, तो ये प्रमुख समस्या है पानी की अधिकता से। नेक्स्ट अपन बात करें थली और ढांड क्या है। थली और ढांड होते हैं बालूका स्तूप के मध्य जो गड्ढे है ना निर्मित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, थली व ढांड। थली व ढांड है ना, बालूका स्तूपों के मध्य जो है गर्त बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, थली और ढांड। ठीक है, अब अपन बात करें रण की। रण क्या है, तो पोखरण। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। पोखरण के दक्षिण में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी जो मैदान है ना, पथरीला मैदान, बालू पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान क्या कहलाता है, रण कहलाता है ना। नेक्स्ट लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज जो है अवसादी शैलें, अवसादी मतलब परतदार चट्टानें, अवसादी शैलों में भूमिगत जल की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो जैसलमेर के लाठी सीरीज में भूमिगत जल की क्या मिलती है, अधिकता मिलती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा चांदन नलकूप। चांदन नलकूप जो है उसको थार का गड़ा कहते हैं। थार का गड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि थार में, मरुस्थल में जो है वो ऐसा नलकूप है जहाँ पानी निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ निकलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मीठा पानी, पानी भी कैसा है, मीठा पानी है, औषधि चट्टानें हैं, औषधि यानी परतदार चट्टानें। तो इस पूरे लाठी सीरीज में क्या है, क्या पाया जाता है, भूमिगत जल की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। इसके अलावा जो पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र की अपन बात करें तो विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, खनिज तेल की का काफ़ी उत्पादन होने लगा है। तो जैसलमेर बाड़मेर में जो है वो टर्शियरी है ना, कौन सी चट्टानें पाई जाती है, टर्शियरी युग की चट्टानें
मिलती है। और इस युग की चट्टानों में की एक प्रमुख विशेषता है कि इनमें जो है वो खनिज तेल की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो टर्सरी युग की चट्टानों में खनिज तेल की अधिकता मिलती है, मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में, है ना। बाड़मेर के सांचौर में प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से हैं? मंगला है, ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है ना, और गुड़ामालानी है। ये बाड़मेर के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, बाड़मेर के पंचपदरा में क्या लग रही है? ऑयल की रिफाइनरी वहाँ पर लग रही है। ठीक है, और देश का वर्तमान में लगभग 20% से अधिक तेल उत्पादन कहाँ होने लगा है? राजस्थान में होने लगा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होने लगा है। तो जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में और बाड़मेर में बहुत अधिक, है ना, तेल की प्राप्ति हुई है, खनिज तेल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक अपना आज का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, है ना, निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश राज्य का जो है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें अपने दूसरा, है ना, जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, है ना, वो उसका अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।